राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम 200 प्लस एमसीक्यू, जैसा आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि हम 200 से 250 एमसीक्यू लाएंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना वाले चैप्टर से। जिससे अगर आप 200 प्लस एमसीक्यू करते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो ये आपका ये पूरा चैप्टर जो पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना 10 नंबर का है, पूरी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। उसीलिए आज हम आपके 10 के 10 नंबर पक्का करने के लिए ये 200 प्लस एमसीक्यू का पहला वीडियो लेके आए हैं, जो कि 10 नंबर का है। 10 नंबर पक्के होने ही होने हैं। अगर आप जो ये 200 से 250 प्रश्न होंगे, अगर आप इसको देखते हैं और अपने माइंड से हल करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे, अगर आपने पहले वीडियो, ये 6 वीडियो जो हमने बनाए हैं इस चैप्टर पे, अगर आपने देखे होंगे तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने सॉल्व कर दिया अगर आपने सॉल्व कर दिया तो समझें कि 10 नंबर आपके पक्के हैं। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में इतना टाइम तो दूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें और चारों ऑप्शन को देखें और अपने आप से खुद से कोशिश करें सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व कर दें तो कमेंट में आंसर दें उसका। उसके बाद मैं तो उसका सही आंसर बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन उसका मतलब डिस्क्राइब भी करूंगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या हमने देखा था। तो हमने ये 6 टॉपिक देखे थे। पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर और आय के अन्य स्रोत। दूसरा देखा था राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप। तीसरा देखा था केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। चौथा देखा हमने केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। पांचवा देखा ग्राम पंचायत का विकास योजना। और छठे में देखा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो किस प्रकार से पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए कदम उठाती है। हमने 6 वीडियो देखे। ये लगातार आप पिछले 5-6 वीडियो देखेंगे तो उसमें 6 के 6 टॉपिक क्लियर किए गए हैं। इन्हीं से 10 नंबर का प्रश्न आना है। तो जो हम 250 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं इस चैप्टर से, इसमें आज हमारा पहला वीडियो है। इसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। नहीं तो अगर हम 250 क्वेश्चन कवर करेंगे तो 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी और वीडियो किसी से देखी नहीं जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं अपने आज के पहले वीडियो में जो कितने क्वेश्चन हम ले पाते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है ये। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। करारोपण मतलब टैक्स। पंचायत जो टैक्स लगाएगी उसके शक्ति का जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है, तो कौन से संविधान के कौन से सेक्शन में ऐसी बात की गई है। तो मैंने आपको पहले बताया है 243 से लेकर 243 ओ तक जो पार्ट 9 है, भाग 9 है संविधान का, वो पंचायत का है। तो भाग 9 में जो 243 ज है, ये जो है ये करारोपण से संबंधित है। कौन सा सेक्शन है? 243 ज अनुच्छेद जो है यह करारोपण से संबंधित है। 243 से लेकर 243 ओ तक जो सारे आर्टिकल्स हैं ये हमारे पंचायत के संबंधित हैं और पार्ट 9 में आते हैं, भाग 9 में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अब इसमें पूछा गया वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है। जो राज्य वित्त आयोग है उत्तर प्रदेश में अपने, उसका गठन कौन करता है। राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है, या विधान परिषद का सभापति करता है। तो आप अगर पिछली वीडियो देखें, ये बात हमने राज्य वित्त आयोग वाले जो वीडियो है और दूसरी वीडियो है उसमें बात हुई है इसकी। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, वही वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के आयुक्त का, उसके सदस्यों का भी चयन करता है। उनका टर्म भी बताता है कितना है उनको, मतलब उनका टर्म कब खत्म होगा, ये भी राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। मतलब पूरा राज्य वित्त आयोग का जो गठन है और उनसे संबंधित सारे कार्यों का जो सारे कार्य हैं वो राज्यपाल ही बताता है। सॉरी, राज्यसभा नहीं, राज्यपाल ही बताता है उन्हें और राज्यपाल ही करवाता है। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपयोग सुझाने हेतु उत्तरदायी है। तो इसमें से आप देख रहे हैं राज्य सरकार हो गया। उत्तर प्रदेश में कौन होगा? योगी आदित्यनाथ की सरकार। ठीक है,
और उसमें स्थानीय शासन आपके गांव का जो प्रधान है उससे राज्य सरकार से संबंध कैसे बनेगा। तो जो बीच में काम करते हैं ना राजस्व बंटवारे के लिए होते हैं हमारे राज्य वित्त आयोग। जो राज्य वित्त आयोग बनाया गया है हमारा, वही हमारे लिए काम करते हैं। राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है कि गांव में यह विकास कार्य योजना होनी चाहिए और वो सरकार को सिफारिश करता है, सरकार इस पे फंड देती है, तो वो फंड हमारे गांव में आती है। तो इसका मेडिकल जो बीच का है वो कौन है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए जो राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं, किसके द्वारा सुझाए जाते हैं। तो आप बताइए किसके द्वारा सुझाए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं। तो ये जो कार्य जो कर रहा है अब, इसमें राज्य वित्त आयोग नहीं करेगा, तो हमारा केंद्रीय वित्त आयोग है आर्टिकल 280 वाला। जो आर्टिकल 280 वाला हमारा केंद्रीय वित्त आयोग है, ये इस पे काम करेगा और राज्य वित्त आयोग के राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय हेतु केंद्रीय वित्त आयोग को किसके द्वारा सिफारिश की जाती है। अब केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा सिफारिश कौन करता है, केंद्रीय आयोग तक ये बातें कौन पहुंचाता है। तो आप सोचें कौन पहुंचाता होगा। तो पिछले क्वेश्चन में देखा, इसके संवर्धन के लिए केंद्रीय वित्त आयोग कार्य करता है, राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए केंद्रीय वित्त आयोग। लेकिन एक केंद्रीय वित्त आयोग तो बात कौन पहुंचाता है, जो हमारे राज्य का राज्य वित्त आयोग होता है, यही हमारी बातें वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, देखते हैं छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है। कौन पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है। केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए आवंटन, उपयुक्त सभी। तो आप अगर पिछली वीडियोस नहीं भी देखे हैं, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप आसानी से बता देंगे पंचायतों के लिए राजस्व का जो स्रोत है वो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, राज्य सरकार से अनुदान मिलता है और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन जो होता है, मनरेगा के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, उनके द्वारा ही पंचायतों का विकास, पंचायतों का राजस्व वही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है, पहला कथन है पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है नहीं है पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन, क्योंकि पंचायत कोई भी कार्य अपने संसाधनों से नहीं कर सकता, उसके पास इतना फंड ही नहीं है। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। नहीं दिया है, सच्चाई है, ये भी सही है और ये गलत है। तो जो अब देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल एक और दो दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। आप बताइए कौन सा सही है। मैंने पहले बताया पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, ये बिल्कुल गलत है, और राज्यों ने वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, यह बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा, ये सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य की पंचायतें लगभग पूरी तरह से केंद्र और राज्य से हस्तांतरित धन पर निर्भर है। तो ये अपना उत्तर प्रदेश जो सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो पंचायत व्यवस्था है, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के धन पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के धन पर ही निर्भर है। इनके पास कोई अपना फंड नहीं है। लेकिन जब केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017 का 18 का हुआ था, तो उसमें केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं साउथ इंडिया के, उनके पास अपने संसाधनों से वह कर, टैक्स इकट्ठा करके भी अपने गांव का, पंचायतों का विकास करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि टैक्स पंचायत लेवल पर वसूला जा सके। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत भाग केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरण से प्राप्त होता है, कितना रुपया केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होता है? तो आप बताइए। आप ऑप्शन देखिए, 45%, 60%, 50%। सबको आप गलत आराम से ठहरा देंगे कि पिछले क्वेश्चन हमने देखा है कि जो भी अनुदान सरकार से प्राप्त होती है उसी पे पंचायतों का विकास होना है, उसी का पंचायतों का राजस्व वहीं से मिलना है। तो जो ये ऑप्शन सी है हमारा, 95%, यही है। 95% पैसा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलता है पंचायतों के राजस्व में विकास के लिए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 2017-18 के अनुसार ही पंचायतों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग अपने संसाधनों से उत्पन्न होती है? तो इसमें 5% आंसर दिया गया है। किस लिए दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, 95% तो सरकार देती है, लेकिन जो 5% गांव अपने टैक्स से वसूल पाता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। समझिए 95% रुपए ही आते हैं। 5% तो आज तक का कोई भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं वसूल पाया है अपने ग्रामवासियों से। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। इसका आंसर 5% होगा, क्योंकि 95% हमने ऊपर देख लिया था केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने के कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने के कारण है? तो इसका देखिए ऑप्शन है, राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना। जो राज्य सरकार कर टैक्स लेती है उसका हस्तांतरण नहीं करती गांव के लिए। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण, पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। जो पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारी हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है इन सब कामों में। तो क्या कारण है? तो आप देखेंगे तो जो ऊपर के तीनों कारण है, तीनों सही हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसके आंसर सही है। उपयुक्त सही, तीनों बातें सही हैं, इसका आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। इसके अलावा भी जैसे पंचायतों की कमजोर संरचना, जो पंचायतें बनाई गई हैं हमारी और कमजोर बनाई है, उनको इतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं कि वो ग्रामीण लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर टैक्स की वसूली कर सकें। समांतर निकायों का गठन आदि भी नहीं किया गया है जिससे वो टैक्स की वसूली कर सके, और पूरी तरह से सरकारी निधि पर एकदम निर्भरता है ग्राम पंचायतों की, इसलिए वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से अत्यंत कम राजस्व उत्पन्न करने का कारण है? पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना। ये हमने पहला 11वां क्वेश्चन देखा, इसमें भी यही कारण थे और इसमें भी यही कारण है। पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग में अनिच्छा, पंचायत खुद नहीं चाहता कि उनसे ये वोट लेना है, तुम उनसे टैक्स कैसे वसूल सके। जिससे मुझे वोट लेना है, जैसे कोई ग्राम प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो अपने ग्राम वासियों से अगर टैक्स वसूलने लग जाए, हाउस टैक्स ले, वाहन टैक्स ले, मनोरंजन टैक्स ले, रोड टैक्स ले, तो किस प्रकार से उसे अगले चुनाव में वोट देंगे? तो कभी चाहेगा नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है, पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा है, और नहीं चाहता कि उसकी टैक्स वसूला जाए ग्रामीणों द्वारा, इसलिए पहला सही है। पंचायतों द्वारा पर्याप्त कराधान, राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान, जो राज्य सरकार टैक्स वसूल रही है उनके गाँव से भी, तो पंचायत को हस्तांतरण ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सी है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचायतों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। क्या आपको लगता है? ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने देखा कि पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम है क्या? ये 5% बताया जा रहा है सरकार द्वारा कि राजस्व इकट्ठा कर लेते हैं। आपको लगता है क्या ये कर लेते हैं? मुझे तो नहीं लगता। दूसरा है, पंचायती अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है, पूरी तरह से निर्भर है। तो ये दोनों है, दोनों के दोनों गलत हैं। आपको भी यही लग रहा होगा।
तो ऑप्शन चलिए ढूंढते हैं जिसमें दोनों के दोनों ना हो। तो देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक सही है और न तो दो सही है। जो चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही इसका सही आंसर है। देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन हमारे सामने, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन कहा गया, ये जो है वो कथन है, और जो दूसरा है कारण है, जिसे आर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? आर। तो पहला कथन जो है, पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है। बिल्कुल सही बात है तो, ठीक है। अब इसका रीजन क्या दिया गया? राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया है। अब ये पंचायत हो गया कि राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया है। आपको क्या लगता है, जो इसका पहला कथन है वो सही है या दूसरा रीजन सही है? तो आप बताइए क्या सही है इसमें से। पहला तो बिल्कुल सही है कि पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है, क्योंकि वो 5% सरकार द्वारा डेटा दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है 1% भी नहीं है। और उसका कारण है, राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दिया है, ध्यान दिया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त ध्यान अभी तक नहीं दिया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आर सही व्याख्या है ही नहीं, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही भी नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा वो होगा ए सही है। जो ए है, ये जो है पहला कथन जो है वो तो सही है, किंतु जो उसका रीजन दिया गया है ये गलत है। पंचायतों के पास अपने संसाधनों पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें क्वेश्चन का सही है। देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी है। पंचायतों के पास संसाधन भी बहुत हैं। तो आपको क्या सही लग रहा है? ऊपर के क्वेश्चन में आप सीधा सीधा देख रहे हैं पंचायतों के पास संसाधन नहीं है, तो इसमें फिर क्वेश्चन आया कि पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी है। ये तो सही बात है, क्योंकि पूरे ग्राम में जितने आपके गांव में 3000, 4000, 5000 की आबादी है, इनके पास जिम्मेदारी, काम तो बहुत है, लेकिन संसाधन इनके पास नहीं है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, ना एक सही है ना दो सही है। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से जो पहला है केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है? इसमें हमारे सामने चारों जो तीनों जो त्रिस्तरीय पंचायत के तीनों हैं, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है? तो ऑप्शन दे रखा है क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं, क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक होता है, ब्लॉकों का गांव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो ब्लॉक प्रमुख बन जाता है, वो ब्लॉक में बैठता है, उनसे संबंधित, गांव से संबंधित फाइलें एक दो तैयार करवाता है, कुछ विकास कार्य इसको मिलते हैं। आपने ऊपर देखा होगा 70% गाँव में पैसा आता है, 15 और 15 ग्राम पंचायत, अरे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को जाता है। जो जितने भी पैसे हैं ये ग्राम पंचायत जो भी है इनसे बेहतर स्थिति में है। ग्राम पंचायत सरकार डेटा दे रही है, 5% अपने संसाधनों से संग्रहण करती है, तो इनसे बेहतर स्थिति में, क्योंकि ये तो नल है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत नल है, ये 1 रुपया भी कहीं से इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ग्राम पंचायत तो मान लीजिए किसी भी माध्यम से मेला लगता है उससे, या कहीं ना कहीं से वो कुछ रुपयों का जुगाड़ कर सकता है, लेकिन क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 1 भी रुपए का जुगाड़ इनके हिस्से में आता ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट गांव से जुड़े ही नहीं हुए हैं, क्योंकि इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी ने वोट दिया है, और जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्यों ने, और जो ग्राम पंचायत का प्रधान है डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया है। तो इसके पास इनसे ज्यादा पावर भी है,
और इसके पास संसाधनों के संग्रहण के मामले में इनसे बेहतर भी है। तो इसका जो ऑप्शन है बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य पंचायती राज अधिनियम ने अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? जिला पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा ही साफ साफ 5% लगभग ग्राम पंचायत है जो 5% अपने संसाधनों से धन इकट्ठा करता है, राजस्व इकट्ठा करता है। 95% सरकार देती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, जिनका जनता से कोई डायरेक्ट जुड़ाव भी नहीं है, तो 1 रुपए भी जनता द्वारा अपने संसाधनों से वसूल नहीं सकते, क्योंकि इनका संसाधन ही कहीं नहीं है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, पंचायतों के वित्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का बहुतांश विशेष योजना पर केंद्रित होता है। पंचायतों के आय के अधिकार सीमित हैं, परंतु व्यय के मामले में उन्हें असीमित अधिकार हैं। अब बताइए इसमें से कौन सही है? उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त जो अनुदान होते हैं बहुतांश विशेष योजना पर केंद्रित होता है। जैसे अगर कोई केंद्र का स्कीम है, जैसे मनरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें ज्यादा पैसा कौन देगा? आप बताइए। इसमें केंद्र ज्यादा पैसा देगा और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कम होगी। उसी प्रकार का कोई राज्य की स्कीम है, जैसे मुख्यमंत्री योजना है, आवास योजना है, तो इसमें जो ज्यादा पैसा होगा वो मुख्यमंत्री देगी, राज्य सरकार देगी, और उसमें थोड़ा शेयर केंद्र सरकार भी देगी। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। और पंचायतों के आय के अधिकार सीमित हैं, परंतु व्यय के मामले में उन्हें असीमित अधिकार है, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से स्टेटमेंट गलत है। जिसका ऑप्शन देखते हैं जिसमें पहला सही हो, तो ए ऑप्शन जो है केवल एक सही है, यही हमें ऑप्शन दिख रहा है और यही सही है। ठीक है, केवल एक वाला सही है, केवल एक। चल नहीं रहा अभी, ये पता नहीं क्या हो गया है, इससे देखते हैं। केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 19वां क्वेश्चन है, पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? जो भी कानून है, कानून से संबंधित जो भी चीजें हैं वह कौन बनाएगा? तो हमारा जो राज्य का विधानमंडल होता है वही बनाएगा। क्योंकि जो पंचायत है ना, आप अनुच्छेद 40 देखेंगे संविधान का, तो उसमें पंचायत का जिक्र किया गया है। और जो अनुच्छेद 40 है वो किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस पे स्टेट जो है, राज्य जो है, उसका अधिकार है कानून बनाने का। तो हमने 19वें क्वेश्चन को देख लिया, चलते हैं देखते हैं 20वें क्वेश्चन में क्या है। तो 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? जो भी कानून से मामला होगा, विधि से मामला होगा, बनाने से मामला होगा, इन सब चीजों को, कानूनों को बनाने का मामला होगा, तो डीपीएसपी का मामला अनुच्छेद 40 में पंचायत का जिक्र किया गया है। तो ऐसा कोई भी मामला होगा जो राज्य का विधानमंडल होगा, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा, ये दोनों मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं। इस पे किसी और का अधिकार नहीं है। संसद का तो बिल्कुल अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य का मामला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की सम परीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए उपबंध है, किसके द्वारा? पंचायत संबंधित उपबंध कौन कर सकता है? तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो अनुच्छेद 40 है, राज्य का मामला है, तो ये राज्य विधानमंडल ही कोई भी उपबंध बना सकता है। कोई भी कानून बनाने की बात आएगी पंचायत पे, तो उसकी जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की होगी। ऑप्शन डी इसका सही है, आंसर है। देखते हैं 22वां क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? इसमें भी देखिए बात आई उपबंध की। उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उपबंध कोई भी नहीं कर सकता, केवल राज्य का विधानमंडल कर सकता है। देखते हैं 23वें क्वेश्चन को। 23वां, राज्य विधानमंडल के हमने कितने क्वेश्चन देखे? 22 देखा, 21 देखा, और हमने देखा 20 देखा, 20 के अलावा हमने 19 भी देखा।
19 में राज्य का विधानमंडल। ठीक है, जो भी उपबंध कानून बनाने से बात संबंधित होगी पंचायत से, तो वो उस पे अधिकार राज्य विधानमंडल का ही होगा। ये देखते हैं 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है? तो पंचायतों द्वारा सीमा शुल्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये केंद्र का मामला है। भू राजस्व राज्य का मामला है, लेकिन पंचायत नहीं कर सकता। बिक्री कर नहीं कर सकता। स्थानीय मेलों पर कर कौन लगा सकता है? पंचायत लगा सकता है। पावर है इसके पास, लेकिन लगा नहीं पाता, पता नहीं क्यों अभी तक लगा नहीं पाया है सही से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय मेलों पर कर तो लगा देता है, मवेशी पंजीकरण पर भी फीस लगा देगा, जल पे भी कर लगा देगा, लेकिन भू राजस्व पे जो कर है वो राज्य सरकार लगाएगी। इसी के लिए लेखपाल जो होते हैं गांव में, उनका अमीन का और लेखपालों का नियुक्ति की जाती है भू राजस्व के लिए। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लगाया जाता है? जल कर लगाया जाता है, प्रकाश कर लगाया जाता है, बिक्री कर नहीं लगाया जाता है, आवास कर लगाया जाता है। बिक्री कर मतलब जो सेल टैक्स है, ये मामला अपने अपने अंदर नहीं है, राज्य का मामला है, राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित थिएटर मतलब पिक्चर, जो जहाँ पिक्चरें चलती है, मूवी चलते हैं, सिनेमा, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर कोई कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अगर ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे कोई हॉल खोले गए हैं फिल्म दिखाने के लिए, उस पर टैक्स राज्य नहीं लगाएगा, ग्राम पंचायत लगाएगा, केंद्र भी नहीं लगाएगा, वित्त आयोग भी नहीं लगाएगा। ग्राम पंचायत के अधिकार में, अगर उसके क्षेत्राधिकार में कोई भी इस प्रकार का मनोरंजन का व्यवस्था खोला गया है, तो उस पर टैक्स ग्राम पंचायत लगा सकता है। बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुल्क कर ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? जल पे कर लगाया जा सकता है, सड़क की सफाई के लिए कर लगाया जा सकता है, शौचालय एवं नालियों को साफ करने के लिए भी कर ग्राम पंचायत लगा सकता है, लेकिन जो स्टाम्प शुल्क है इस पर नहीं लगा सकता है, क्योंकि यह राज्य सरकार लगाती है। स्टाम्प जो बेचा जाता है वो राज्य सरकार द्वारा बेचा जाता है। 28वां क्वेश्चन है हमारे सामने अब। 28वें क्वेश्चन में है, ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित बाजार में बेचे गए पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अगर किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो पशु या मवेशी बेचा गया है, तो उस पर टैक्स ग्राम पंचायत लगा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 29वें क्वेश्चन में अब। 29वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा कर लगाया सकता है? यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों पर कर, मतलब वाहन कर की व्यवस्था 243 ज में किया गया है कि 243 ज जो है आर्टिकल है, उस पर ग्राम पंचायत कर लगाया सकता है, वाहन पे भी। वधशालाओं व पड़ाव की भूमि पर भी शुल्क लगाया जा सकता है ग्राम पंचायत द्वारा। सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी के लिए भी कर ग्राम पंचायत लगा सकता है, जिसका मतलब वह तीनों पे ग्राम पंचायत कर लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, तो उपयुक्त सभी जो है उस पर ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है। तो 30वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में स्थित बाजारों, हाटों तथा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करने पर किसके द्वारा कर लगाया जा सकता है? तो इसका भी आंसर वही होने वाला है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में कोई भी कार्य होता है, मेला लगाया जाता है, बाजार हाट कुछ भी होता है, तो उस पर ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकता है, लेकिन ऐसा टैक्स कभी लगाया नहीं गया है किसी भी मेरे ग्राम पंचायत में तो नहीं लगाया गया है। बात करते हैं 31 प्रश्न की, भू राजस्व पर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भू राजस्व पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है, क्वेश्चन है। तो इस पे जो है राज्य वित्त आयोग, राज्य मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या ग्राम पंचायत। तो भू राजस्व पर कर कौन लगाएगा? तो आप बताइए कौन लगाएगा? तो जो हमारा राज्य का मंत्रिपरिषद होगा उस पर वह कर लगा सकता है। कौन? राज्य सरकार का मामला है, उनके विचारों से ही इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? भू राजस्व, स्टाम्प शुल्क, सिंचाई कर,
राज्य उत्पाद शुल्क जो है सिंचाई कर है, इस पे जो है टैक्स ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है और वो टैक्स राज्य सरकार को दिया जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले 33वें प्रश्न पे। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेना कर शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। सेना, निम्नलिखित कौन सा कर शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में से सेना ने निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। घरेलू उपयोग हेतु जल पूर्ति करने पर। दूसरा ऑप्शन है निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिए। घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति, जल का जो उपयोग है उस पर भी टैक्स ग्राम पंचायत लगा सकता है। निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिए भी टैक्स लगा सकता है। तो ए और बी दोनों पर ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। बधशालाओं पर शुल्क, जल पर शुल्क, चलचित्र सिनेमा पर शुल्क, अगर उसकी एरिया क्षेत्राधिकार में है तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो मतलब जो इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी पर टैक्स ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कर शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा सकते हैं। सड़कों पर रोशनी के लिए कर, आय कर, जलापूर्ति कर। तो सड़क पर रोशनी के लिए लगाया जा सकता है, जलापूर्ति के लिए लगा लेगा। लेकिन जो आयकर है, आयकर कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है, राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। कौन लगाएगा, केंद्र सरकार आयकर लगाता है, मतलब इनकम पे टैक्स लगाता है। इसमें हम जो ढूंढेंगे ऑप्शन 1 और 3 को देखेंगे, 1 और 3 डी पे है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 सही है, आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उप शुल्क के विरुद्ध अपील किसके पास की जाती है। अगर आप कोई टैक्स नहीं देना चाहते जो ग्राम पंचायत लगा रही है, तो उसकी अपील आप किसके पास करेंगे, सरपंच के पास करेंगे। सरपंच के पास तो कर नहीं सकते क्योंकि वही टैक्स लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास करेंगे। इतनी छोटे मामले को लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय तो जा नहीं सकते। वित्त आयोग लखनऊ में है, वहां भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो विहित अधिकारी है, विहित प्राधिकारी है इसका ग्राम पंचायत का, मतलब ब्लॉक में आप जाएंगे, वहां मिलेगा एडीओ पंचायत, उससे आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। देखते हैं 37वां प्रश्न, यदि ग्राम पंचायत ने कोई कर, शुल्क अथवा उप शुल्क किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर उसे लगाना चाहिए था नहीं लगाया, तो उस पर लगाने का निर्देश किसके द्वारा दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर टैक्स लगना चाहिए लेकिन ग्राम प्रधान उसको फेवर कर रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगा रहा है, तो उस पर टैक्स कौन लगा सकता है। तो जो विहित प्राधिकारी होगा, मान लीजिए ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, या ईडीओ पंचायत हो, ये सब इस पे टैक्स लगा सकते हैं अगर कोई कंप्लेन करता है तो। ठीक है। देखते हैं 38वां प्रश्न, ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियां, कितने रुपए प्राप्त हुए और कितना व्यय किया, इसका विवरण जो है वो किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत, मतलब जितने भी, जैसे 15 का वार्ड सदस्य का गांव है, तो अगर 8 लोग हो जाते हैं तो 8 लोग में वो पारित कर लिया जाएगा। 39वां प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गढ़ पूर्ति कितनी होनी चाहिए। जो कोरम है उस जो बैठक है, बजट वाले बैठक में कितने लोग आने चाहिए। अगर आपका मान लीजिए 15 सदस्यों वाला वार्ड सदस्यों वाला गांव है, तो उसमें से कितने लोग आने चाहिए। कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/20, कुल सदस्यों का 1/25, कुल सदस्यों संख्या का आधे से अधिक। आधे से अधिक मतलब 15 सदस्य वाला गांव है तो उसमें 7 + 1 8 लोगों का आना अनिवार्य है, तभी बजट पारित हो सकता है। मतलब साधारण बहुमत से बजट पारित हो जाएगा। देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए किसी कर, शुल्क अथवा उप शुल्क की छूट किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। मतलब अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है ग्राम पंचायत द्वारा, तो अगर हम मांग करें, कंप्लेन करें, या मतलब
ये मांग करें कि हमारे टैक्स माफ कर दिया जाए, तो हम किसके द्वारा टैक्स की माफी करा सकते हैं? तो या तो हम राज्य सरकार के पास ऐसा पत्र लिखें, या तो ग्राम पंचायत से ही हम पत्र लिखकर अपने टैक्स की माफी करा सकते हैं। तो जो ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, राज्य सरकार द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा, हम इसमें से किसी के द्वारा भी अपने टैक्स की माफी करा सकते हैं। देखते हैं 41वें प्रश्न को। आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियां, आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियां जो ग्राम पंचायतों को देय हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के कितने महीने के भीतर संकल्प पारित करना होता है? तो जो है ये ऑप्शन जो हमारा है, पहला ऑप्शन है जो 3 महीना दिया हुआ है। आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियां जो ग्राम पंचायत को देय हों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के 3 महीने के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करना होगा। यदि ग्राम पंचायत ऐसा संकल्प पारित न कर पाए तो विहित प्राधिकारी करों के बकाया को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार देगा। जो विहित अधिकारी है उसको मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार देगा, अगर वो 3 महीने में वसूली नहीं हो पाती है तो। ठीक है, देखते हैं 42वां प्रश्न। प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की प्रतिलिपि किसके पास भेजेगी? जिला पंचायत की जो बजट की पारित कर लिया बजट को, अब वो किसके पास भेजेगा? तो आप बताइए किसके पास भेजेगा? किसके पास भेजेगा? या जो आपका मंडल आयुक्त होगा, मंडल आयुक्त मतलब कमिश्नर होगा जो आपका, या राज्य सरकार होगा, इन दोनों के में से एक के पास भेजा जाएगा जो बजट तैयार किया गया है। मैक्सिमम राज्य सरकार के पास ही भेजा जाता है, क्योंकि मंडल आयुक्त के पास भेजा जाएगा वो भी राज्य सरकार के ही पास भेजेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट राज्य सरकार को भेज दिया जाए। चलते देखते हैं 43 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वैभव तथा संपत्ति पर कर किसके द्वारा आरोपित किया जा सकता है? जो 43 क्वेश्चन है, वैभव तथा संपत्ति पर कर किसके द्वारा आरोपित किया जा सकता है? ग्राम पंचायत द्वारा, क्षेत्र पंचायत द्वारा, या जिला पंचायत द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सी ऑप्शन है, जिला पंचायत किसी भी अपने जिला के अंदर, जिला ग्रामीण जिला के अंदर जो भी वैभव और संपत्ति कर उस पर लगा सकता है। विभव तथा संपत्ति कर पर जिला पंचायत द्वारा आरोपित किया जा सकता है। 44वां प्रश्न देखते हैं। जिला पंचायत किसी गरीब व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए छूट दे सकती है? तो कितनी छूट दे सकता है जो जिला पंचायत हो? तो 1 वर्ष के लिए वो किसी भी इंसान को टैक्स में छूट दे सकता है कि आप 1 साल के बाद टैक्स भर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 45वां प्रश्न। क्षेत्र पंचायत द्वारा कौन सा कर आरोपित किया जा सकता है? अभी हमने ग्राम पंचायत के कर देखे, जिला पंचायत कौन सा लगा सकता है? वैभव और संपत्ति पर। और देखते हैं क्षेत्र पंचायत किस पे लगा सकता है। क्षेत्र पंचायत का हम देखते हैं। तो क्षेत्र पंचायत द्वारा कौन सा कर आरोपित किया जा सकता है? तो जल कर ग्राम पंचायत भी लगा रहा था, क्षेत्र पंचायत भी लगा सकता है। विद्युत कर ग्राम पंचायत नहीं लगा रहा था, ये क्षेत्र पंचायत लगा सकता है। इसका ऑप्शन जो ए और बी दोनों होगा वो बिल्कुल सही है। देखते हैं 46वां प्रश्न। अपने द्वारा स्थापित, अनुरक्षित एवं प्रबंधित बाजारों के लिए कौन लाइसेंस शुल्क या पथ कर का आरोपण कर सकता है? पथ कर का आरोपण कौन कर सकता है और प्रबंधित बाजारों के लिए कौन लाइसेंस दे सकता है? तो जो हमारा ब्लॉक प्रमुख है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है, यह दोनों का कार्य है कि यह लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 47वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैभव और संपत्ति कर का आरोपण जिला पंचायत द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। क्षेत्र पंचायत अपने द्वारा स्थापित, अनुरक्षित एवं प्रबंधित बाजारों पर शुल्क कर का आरोपण कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसको ऑप्शन जो होगा 1 और 2 दोनों और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए वीडियो 50 क्वेश्चन लेते लेते ही वीडियो लगभग 40 से 42 मिनट का बन चुका है। 250 क्वेश्चन का वीडियो 4 घंटे में बनता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित सिनेमा पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही।
किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए विद्युत कर का आरोपण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन जो है हम ढूंढेंगे कौन सा, एक और दो दोनों वाला, एक और दो दोनों वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सी ऑप्शन है, एक और दो दोनों सही है। देखते हैं 49वां प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। मतलब जिसके सामने है सही है और जो नहीं सही है उसको हम सही करेंगे। विद्युत कर क्षेत्र पंचायत वसूलेगा, बिल्कुल सही है। विभव एवं संपत्ति कर ग्राम पंचायत नहीं जिला पंचायत वसूलेगा, ये गलत है, इसको हम सही करेंगे। बधशालाओं पर शुल्क कुट ग्राम पंचायत लेगा, ये बिल्कुल सही है। तो जो ये दूसरा वाला है इसमें हम लगा देंगे जिला पंचायत और ये सही हो जाएगा। इस पे हम लगा देंगे जिला पंचायत और ये सही हो जाएगा। एक और तीन सही है और दूसरा वाला गलत है, इसको हम जिला पंचायत करके इसको भी सही कर देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा बी, एक और तीन सही है और दूसरा सही नहीं है, दूसरे का आंसर जिला पंचायत होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, सही सुमेलन कीजिए। स्टाम्प शुल्क ग्राम पंचायत, सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायत, उसके बाद घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति पर कर ग्राम पंचायत। तीनों में इसमें ग्राम पंचायत दिया हुआ है, लेकिन सही क्या है, सही क्या है, स्टाम्प शुल्क ग्राम पंचायत, घरेलू उपयोग कर ग्राम पंचायत, ये दोनों तो सही हैं, लेकिन सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायत ये सही है, ग्राम पंचायत सही है। ठीक है, अब देखते हैं गलत क्या क्या है। स्टाम्प शुल्क की जो वसूली है या ग्राम पंचायत स्टाम्प शुल्क बेच नहीं सकता है। तो स्टाम्प शुल्क मैंने पहले भी बताया था आपको, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा बेचा जाता है। तो स्टाम्प शुल्क पे कर जो है ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो जो पहला है ये बिल्कुल गलत है। और सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायत लेता है। घरेलू उपयोग है तो जो जलापूर्ति है, हर घर जल, इसका भी टैक्स ग्राम पंचायत ही लेता है। तो इसमें पहला जो है वो गलत है और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। सही सुमेलित है दूसरा तीसरा। पहले में अगर हम इसे राज्य सरकार कर देंगे तो ये भी सही होगा। आज हमने 250 से 250 MCQ वाले में हमने 50 क्वेश्चनों को देखा है। कल हम भी 50 देखेंगे, उसके बाद परसों भी 50 देखेंगे। इस प्रकार हम लगभग 200 से 250 क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा चैप्टर है 10 मार्क्स का, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, इसको हम 10 नंबर पूरी तरह से पक्का कर देंगे आपका, अगर ये पूरी आप वीडियो देखते रहेंगे तो। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करवाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।